17 सितंबर 2024 दिन के 3:30 पर लेबनान के हर शहर, हर दुकान, मॉल्स, एयरपोर्ट्स और यहाँ तक कि लोगों के बेडरूम में भी एक के बाद एक करीब 3000 से ज़्यादा जोरदार धमाके हुए। कहीं लोगों की आंखें फट गई तो कहीं लोगों के पेट में छेद हो गए, कहीं लोगों के पैरों के चितड़े उड़ गए तो कहीं मौत का मातम पसर गया। ये एक छोटी सी डिवाइस थी जो कम्युनिकेशंस यानी एक दूसरे से प्राइवेट मैसेजेस में बात करने के लिए कई टेररिस्ट ग्रुप्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम में लेती हैं। इससे पहले कि लोग संभलते, अचानक कई वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट होने शुरू हो गए। हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और भयानक डर वहाँ के आम लोगों में फैल गया। क्या करे क्या ना करे, लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या थी ये डिवाइस, किसने और कैसे इस भयानक ब्लास्ट को अंजाम दिया और क्यों? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उसने न बच्चे देखे न बूढ़े, सबको गोलियों से भून दिया और कई इजरायली सिटीजन्स को बंदी बनाया और गाजा ले गए। इजराइल इस हमले के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने हमास पर फुल फ्लैश वॉर छेड़ दिया। हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि पूरे गाजा को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। ठीक उसी समय पर इजराइल के उत्तर में लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने लेबनान में रहते हुए इजराइल के उत्तरी क्षेत्र पर भारी आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से हमला करना शुरू किया। हिजबुल्लाह एक ईरान समर्थित शिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। जब हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल पर हमले किए तो लेबनान की सीमा के पास बसे इजरायली सिटीजन्स डर गए और वो वहां से पलायन कर गए। अब जब ये शुरू हो गया तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने ऑपोजिशन पार्टी से भारी दबाव झेलना पड़ा। कुछ दिन पहले इजराइल के दक्षिण में हमला हुआ था, लोग वहां से भाग गए और अब उत्तर में हमले के कारण लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा। यानी इजरायली नागरिक अपने घर में नहीं रह पा रहे थे, उन्हें कैंप्स में रहना पड़ रहा था। इन सब के बाद नेतन्याहू ने वादा किया कि बहुत जल्द उत्तरी क्षेत्र से भागे इजरायली अपने घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि लोग लेबनान की सीमा पर वापस आ जाएंगे तब जब हिजबुल्लाह बैकफुट पर होगा और हमले रोक दिए जाएंगे। हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर था। उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके थे और उसे ईरान का समर्थन भी हासिल था। इसलिए इजराइल के लिए यह बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब इजराइल दोनों तरफ से एक अनवांटेड वॉर अकेला लड़ रहा था। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह डे बाय डे भारी अटैक कर रहा था, वही इजराइल उन बड़े लीडर्स की ट्रैकिंग में लगा था जो इन अटैक्स को करवा रहे थे और अपने घरों में बैठ के सेफ फील कर रहे थे। इस काम के लिए इजराइल ने अपना मोस्ट फेमस डिजिटल जासूस ऐप पेगासुस का इस्तेमाल करके उन लीडर्स के मोबाइल फोन को हैक करके उनसे उनकी लोकेशंस एंड अगली प्लानिंग्स को ट्रैक करने में लगा हुआ था। जैसे जैसे इन बड़े लीडर्स की लोकेशन मिलती, इजराइल गाइडेड मिसाइल्स और फाइटर जेट से हमला करके इनको न्यूट्रलाइज कर रहा था। इजराइल की इस प्लानिंग से हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर्स जो लेबनान और यहाँ तक कि सीरिया के दूर दराज हिस्से में बैठे थे, एक एक करके उनका सफाया कर दिया। हिजबुल्लाह की कमर तब टूटनी शुरू हुई जब 2023 के नवंबर में हुसैन मोहम्मद इब्राहिम, अली रायफ और अली हसन को ढूंढ निकाला और गाइडेड मिसाइल के जरिए मार गिराया। हिजबुल्लाह को इजराइल ने तब हैरान कर दिया जब हिजबुल्लाह के मोस्ट टॉप लीडर्स हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर 2024 की रात को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। हालांकि हिजबुल्लाह को पहले इसका एहसास हो चुका था कि उनके लीडर्स की लोकेशंस और प्लानिंग्स शुरू होने से पहले ही इजराइल तक पहुंच जाती है। इसकी वजह थी मोबाइल फोन। लेकिन जब ऑपरेशंस के लिए जाना होता तो मोबाइल का इस्तेमाल मैसेज पहुंचाने के लिए करना ही पड़ता। इजराइल की ये ट्रैकिंग हिजबुल्लाह के लिए नया सिरदर्द बन गया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने मोबाइल फोन्स का यूज करना बहुत हद तक कम कर दिया जब हिजबुल्लाह के लीडर का टीवी पर मैसेज आया, هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك، هيدا الخليوي هو العميل। और एक डिवाइस पर शिफ्ट होने में लग गया, वो था पेजर डिवाइस।
मोबाइल में सिम कार्ड्स, जीपीएस, IMEI, इंटरनेट और किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके मोबाइल को बड़ी ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन पेजर्स को नहीं। पेजर RF तकनीक यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे कि पुराने रेडियोस करते थे। ज्यादातर पेजर्स वन वे कम्युनिकेशंस पर काम करते हैं, यानी मैसेज रिसीव तो कर सकते हैं पर सेंड नहीं कर सकते। इसलिए जब हिजबुल्लाह को अपने ग्रुप्स में मैसेज देना होता तो वो बल्क में अपने मैसेज सेंड कर देते और मैसेज मेंबर्स तक पहुंच जाते। हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया कि वो कम्युनिकेशंस के लिए पेजर डिवाइसेस का यूज करेगा और इसके लिए दुनिया भर में पेजर्स बनाने वाली कंपनी से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने डिसाइड किया कि करीब 5000 पेजर्स का बल्क में ऑर्डर देगा और इसके लिए मॉडल तय हुआ AR-924। इजराइल को इस प्लानिंग की भनक तो लगनी ही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू हुआ इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी 8200 का। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसीज 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है मोसाद, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर काम करता है, यानी इजराइल की सीमा के बाहर के देशों से होने वाले खतरों पर काम करता है। दूसरा है शिन बेट, जिसे शब्बा भी कहा जाता है। ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी पर काम करता है। अगर किसी अदर कंट्री का जासूस है, अगर वह इजराइल में घुसता है और कुछ करता है तो ये यूनिट उस जासूस को ढूंढती है और उसे मार गिराती है। और तीसरा है आगाफ हामोदीन, ये इजराइल की मिलिट्री खुफिया एजेंसी है और इस मिलिट्री खुफिया एजेंसी में एक यूनिट है शमोन मतायम, जिसे वे यूनिट 8200 कहते हैं। ये यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस की एक्सपर्ट है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ्रीज, मोबाइल, कंप्यूटर्स, टावर नेटवर्क्स को ट्रैक करना, उनमें बम लगाना और दुश्मनों को मार गिराना, ये सभी काम इस यूनिट के अंडर आते हैं। इजराइल ने इस काम को इसी एजेंसी को सौंपा। इसने पूरी दुनिया भर में पेजर्स बनाने वाली कंपनीज पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस एजेंसी को पता चला कि हिजबुल्लाह ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को ये ऑर्डर देने का प्लान बना रही है। तो 8200 की एजेंसी ने कैसे भी करके इस कंपनी से लिंक बैठाना शुरू कर दिया। इसके लिए एजेंसी ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में एक शेल कंपनी को रजिस्टर करवाया। 33A1142 बुडापेस्ट। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में इजराइल ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था BAC कंसल्टिंग। इस कंपनी में एक लड़की थी क्रिस्टियाना बारसोनी। उन्होंने उसे इस कंपनी का CEO बनाया और अपना काम शुरू किया। ये खुद पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे और पूरी कंट्री में सप्लाई करना शुरू कर दिया ताकि अपने कंपनी की रेपुटेशन बना सके। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हिजबुल्लाह किसी और कंपनी पर भरोसा नहीं करता। वो केवल ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो पर ही भरोसा करता। अब इससे निपटने के लिए इजराइल की कंपनी ने गोल्ड अपोलो से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। कई मीटिंग्स हुई और डील फाइनल हुई। मॉडल चुना गया AR-924। BAC कंसल्टिंग कंपनी खुद ही पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसे सेल करेगी, मगर कंपनी की ब्रांडिंग, नेम स्टिकर्स गोल्ड अपोलो की रहेगी। गोल्ड अपोलो इसके लिए रेडी हो गई क्योंकि इसके बदले में कंपनी को एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन और साइनिंग अमाउंट मिला। गोल्ड अपोलो को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ही गोल्ड अपोलो और BAC कंसल्टिंग ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, BAC कंसल्टिंग के पेजर गोल्ड अपोलो के पेजर नहीं थे, मगर नाम वही था और यही इजराइल चाहता था। इसके बाद BAC कंसल्टिंग ने पेजर बनाना शुरू किया और अपने कई जेन्युइन कस्टमर्स को सप्लाई करना शुरू किया। अब ये अपने टारगेट कस्टमर हिजबुल्लाह का इंतजार कर रहे थे। हिजबुल्लाह ताइवान से पहले भी कई पेजर्स ऑर्डर कर चुका था और यूज कर रहा था, लेकिन अब BAC कंसल्टिंग कंपनी के लिए मुश्किल ये थी कि हिजबुल्लाह बुडापेस्ट में बने पेजर्स पर भरोसा क्यों करे। इसलिए लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप में ही बैठे इजराइल के जासूसों को ये काम दिया गया। उन्होंने कैसे भी करके बुडापेस्ट में बने गोल्ड अपोलो के पेजर्स लेने के लिए हिजबुल्लाह को कन्विंस कर लिया। हिजबुल्लाह ने करीब 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया, जैसा कि हिजबुल्लाह चाहता था। पहले स्लॉट में 3000 और दूसरे स्लॉट में 2000 पेजर्स हिजबुल्लाह के पास पहुंचना तय हुआ। इन पेजर्स के अंदर 2 बैटरीज होती हैं। एक बैटरी पेजर को पावर देने के लिए यूज में लिया और दूसरे में एक बहुत ही घातक विस्फोटक भर दिया जिसका नाम था PETN। ये बहुत कम मात्रा में बड़ा विस्फोट कर सकता है। कई मिलिट्रीज कोवर्ट ऑपरेशंस में ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करती है। अब फरवरी 2024 आते आते सारे हिजबुल्लाह के ग्रुप मेंबर्स और कई बड़े लीडर्स के हाथों में ये सारे पेजर्स पहुंच चुके थे। इनको ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिसे ये कम्युनिकेशंस करने की डिवाइस समझ रहे थे। दरअसल वो एक इजरायली बॉम्ब है जिसको इजराइल जब चाहे तब ब्लास्ट करके इनके परखच्चे उड़ा सकता है। 15 सितंबर 2024 की तारीख आती है जब पेजर हमला करना था।
इस हमले के ठीक 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने इसराइल के तेल अवीव के यारकन पार्क में M18A1 क्लेमोर माइन लगाई थी और रिमोट एक्टिवेशन सिस्टम्स के जरिए ये वहां बम विस्फोट करने वाले थे, लेकिन किसी तरह इसराइल की इंटरनल खुफिया एजेंसी ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद उसी दिन यानी 17 सितंबर 2024 को दोपहर 3:30 पर लेबनान में हिजबुल्लाह के सभी मेंबर्स को पेजर पर एक मैसेज मिला और जैसे ही ये मैसेज रिसीव होता है पेजर वाइब्रेट करने लगते हैं और इनमें बीप्स की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। जिनकी जेबों में, बैग्स में या रूम में ये पेजर्स पड़े थे, लोगों ने इन्हें उठाया और मैसेज रीड करने लगे। कुछ समय बाद एक के बाद एक पेजर्स खुद ही फटने लगते हैं। हजारों पेजर्स शॉप्स, मार्केट, घर, बस स्टैंड लेबनान में हजारों की संख्या में फटे। हिजबुल्लाह के मेंबर्स के आसपास मौजूद आम नागरिक भी घायल हो गए। लेबनान के हॉस्पिटल्स भरने लगे, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। लेबनान में लोगों ने टीवी, लैपटॉप, फोन, हर चीज की बैटरियां निकालनी शुरू कर दी और उन्हें फेंकना शुरू कर दिया। हजारों लोग घायल हो गए और 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके अगले दिन 18 सितंबर 2024 को 4 लोगों की मौत हो गई। लोग उनकी डेड बॉडीज को संभाल रहे थे। चारों तरफ वॉकी टॉकीज थे। फिर पता चलता है कि वॉकी टॉकीज भी फटने लगे हैं। कुछ देर बाद बेरूत में घरों के ऊपर लगे सोलर पैनल फटने लगे। यहाँ से लोग और भी डरने लग गए कि अब क्या फटने वाला है। टीवी, टैबलेट, फ्रिज, हर उस चीज से लोग डरने लग गए कब क्या फट जाए। जब ये वॉकी टॉकीज फटने लगे तो पता लगाया जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चलता है वॉकी टॉकीज आईकॉम कंपनी के IC-F24 मॉडल के हैं जो जापानी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो इस बारे में जापानी कंपनी आईकॉम का बयान आया कि इन वॉकी टॉकीज की मैन्युफैक्चरिंग 2014 में ही बंद कर दी गई है। तो ये कैसे फट रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। पेजर्स के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन क्वांग ने कहा कि जिन प्रोडक्ट्स में ब्लास्ट हुआ है वह हमारे नहीं थे। उन प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ हमारी कंपनी का नाम इस्तेमाल करने का कॉन्टेक्ट था। उन्होंने कंपनी का नाम और लोकेशन बताई। जब लोग वहां जाते हैं तो वहां से कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग चुकी थी। अब जैसे ही ये घटना हुई इस बारे में अलग अलग थ्योरी सामने आई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रेडियो आधारित तकनीक दूर से कैसे ट्रिगर हुई। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि इन डिवाइस पर दूर से एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया जिससे मेमोरी फुल हो गई और चिप में पहले से ही प्रोग्रामिंग थी जिससे ये गर्म होने लगी। तो बैटरी गर्म होने की वजह से विस्फोटक फटने लगे। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है कि वास्तव में क्या हुआ था। कोई भी कंपनी या देश ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने जानबूझकर या गलती से किसी भी मामले में हिजबुल्लाह को पेजर दिए हैं, क्योंकि कई कंट्रीज ने पहले ही हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। इसलिए जो भी कंट्री या कंपनी ये एक्सेप्ट करेगी तो उसे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तव में हिजबुल्लाह खुद ये नहीं बताएगा कि उसने पेजर कहां से मंगवाए, इन डिवाइसेस को मंगवाने के लिए किन सीक्रेट चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इस पेजर हमले के ठीक बाद इसराइल ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, पर इसने केवल एक संकेत दिया। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, उन्होंने कहा कि युद्ध का एक नया दौर शुरू हो रहा है और हम इसे अपना रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उससे एक बात तो साफ हो गई कि आने वाले समय में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच एक फुल फ्लैश वॉर होगा। तो असल में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसे लगी कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। आगे ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यों से भरी डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लेकर आएंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।